नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे एनसीईआरटी की, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 10वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज के 9 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे तो हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से देख लीजिएगा। शुरू में जल्दी से जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बताता हूं कि सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम। तो हम इस सीरीज के अंतर्गत 3000 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो कि आपको मैं 100 वीडियो के अंतर्गत दूंगा। हर वीडियो में 30 क्वेश्चन होंगे और ये सभी क्वेश्चन बेस्ड होंगे पूरी तरह से एनसीईआरटी की बुक से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी से लिए गए। जिस भी बच्चे ने 3000 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। तो ये मान लीजिए कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से पूछे जाते हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो चलिए आज का हमारे 10वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डेली की तरह कहना चाहते हैं, फटाफट जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुपों पर। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतने ही जल्दी जल्दी ये सीरीज कंप्लीट करा दी जाएगी आपकी, और आपके लिए सीरीज बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए आज का हमारा 10वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। हर बच्चे से यही कहना चाहते हैं कि हर क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के जो मॉडल पेपर आ जाने वाले थे वो कल से बिल्कुल 3 बजे स्टार्ट हो जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग के मॉडल पेपर भी चालू होने वाले, अल्टरनेट आएंगे। एक दिन मैथ्स का मॉडल पेपर आएगा और एक दिन रीजनिंग का मॉडल पेपर आएगा, वो भी चालू ही होने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको वो मिलना चालू हो जाएंगे। तो आज हम 10वें नंबर का वीडियो देखते हैं, हमारा रेलवे एनसीईआरटी सीरीज का। रेलवे एनटीपीसी में यही प्रश्न पूछे जाएंगे और ग्रुप डी में भी। चलिए तो पहला नंबर का क्वेश्चन बताना, पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में, बताएंगे। पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये स्थित है कर्नाटक में। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए कहां पर स्थित है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कोडगु जिले में सोमवारपेट ताल्लुक में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोडगु जिले में। नोट करना कहां पर स्थित है दोस्तों, कोडगु जिले में स्थित है, और जिले के अंतर्गत कोई तहसील है सोमवारपेट, वहां पर स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 102.59 वर्ग किलोमीटर, 102.59 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी और बाघों के लिए। किसके लिए? हाथी के लिए और बाघों के लिए प्रसिद्ध है ये। कौन सा? कर्नाटक के अंदर स्थित पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? बताएंगे इनमें से किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, ये कहा जाता है सन 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1921 से भारत की जनसंख्या में स्थिर वृद्धि होने लगी थी। कैसी वृद्धि होने लगी थी? स्थिर वृद्धि होने लगी थी, इसलिए इस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस देश को मध्य एशिया का क्रॉस रोड भी कहा जाता है? बताना इनमें से किस देश को मध्य एशिया का क्रॉस रोड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों अफगानिस्तान को। किसको कहा जाता है? मध्य एशिया का क्रॉस रोड अफगानिस्तान को कहा जाता है। एक और चीज याद रखिए कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें आते हैं दोस्तों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सभी देश किसमें आते हैं? मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। और क्रॉस रोड किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है अफगानिस्तान को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, परागण के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल। थोड़ा सा अगर आप ऑप्शन देखेंगे आपको सिंपल लगेगा। देखिए हवा जरूरी होती है, पानी और कीट की आवश्यकता हो, लेकिन आग की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन में का कितना प्रतिशत भूभाग इंग्लैंड में है? बताएंगे। जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका कितना प्रतिशत भूभाग इंग्लैंड में? तो नोट करना दोस्तों 60%। जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका 60% भूभाग किसमें है? इंग्लैंड में। मैं आपको बता दूं एक चीज कि ब्रिटेन में कौन कौन से देश हैं, तो इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और उत्तरी आयरलैंड। सब ये देश कहां पर शामिल है? ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत शामिल है, ठीक है ना। जिसमें सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो वो कौन है? अपने आप पे इंग्लैंड है। और उसमें जो ग्रेट ब्रिटेन का सबसे ज्यादा भाग भी उसी के अंतर्गत, इंग्लैंड के अंतर्गत, ठीक है ना। कितना है? 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तयशुदा लेन देन प्रणाली मतलब एनडीएस कब लॉन्च हुआ था? बताएंगे। तयशुदा लेन देन प्रणाली एनडीएस कब लागू हुआ था, लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों सन 2002 में। कब लॉन्च हुआ था? सन 2002 में। मतलब ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस में गेबेल कर की दर क्या थी? बताएंगे। फ्रांस में गेबेल कर की दर क्या थी? फ्रांस में गेबेल कर की दर क्या थी? तो नोट करना दोस्तों, ये 7 पौंड वार्षिक थी। फ्रांस में जो गेबेल कर था, कहाँ का कर है? फ्रांस का है ना। तो इसकी दर क्या थी? 7 पौंड वार्षिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रबड़ के
वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? बताइए। रबड़ के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का इनमें से किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये किया था चार्ल्स गुडियर ने। किसने किया था? चार्ल्स गुडियर ने किया था रबड़ के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का। कब किया था? तो नोट करना दोस्तों, 1839 में किया था। कब किया था? 1839 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न कि बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? बताएंगे। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? तो इनका नाम था अब्दुल भट्टरी। क्या नाम था? अब्दुल भट्टरी। अफजल खान बीजापुर के आदिल शाह वंश का सेनापति था। मैं आपको बता दूं, इसको किसने मारा था? इसको शिवाजी ने मार गिराया था। किसने मार गिराया था? शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप क्या होगा? बताएंगे। इनमें से वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल की वाष्प की मात्रा वायु के ताप के साथ क्या होता है? तो नोट करना, में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। ठीक है ना, वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नोट करना। अगला प्रश्न देखिएगा, बेसेमर प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग की जाती है? बताएंगे। बेसेमर प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग की जाती है? बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट करो दोस्तों, ये स्टील उद्योग में। किस उद्योग में उपयोग की जाती है? स्टील उद्योग में। देखिए, अब इसका आविष्कार किसने किया है? तो नोट करना, इस तकनीक का आविष्कार किया है हेनरी बेसेमर ने, और उन्हीं के नाम पर यह बेसेमर तकनीक का नाम रखा गया है। किसने किया है इस तकनीक का आविष्कार? हेनरी बेसेमर ने किया है, और इसका उपयोग किया जाता है स्टील उद्योग में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था? सबसे पहले किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था भारत में? बताएंगे। तो नोट करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गौहर जान। किसका हुआ था सबसे पहले भारत में? किस गायक का गाना रिकॉर्ड हुआ था? गौहर जान का। कब हुआ था? 1902 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का। अगला प्रश्न कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? बताएंगे। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 12 सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर कुल संख्या देखा जाए, राज्यसभा की 250 है, जिसमें से 238 राज्यों के प्रतिनिधि द्वारा चुनाव होते हैं, जबकि 12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? आपके राष्ट्रपति द्वारा, जो कि कला, साहित्य, समाज सेवा में कार्य करने के लिए मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, गोमेद, चाक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? गोमेद, चाक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो नोट करना दोस्तों, तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके एग्जाम्स के लिए अभी। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? बताएंगे। घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, लगता है उसको लगभग 4 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 मिनट। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? बताएंगे। इनमें से कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, ये अधिकार होता है राज्यसभा के पास। किसके पास होता है? राज्यसभा के। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है, उसके तहत राज्यसभा एक या एक से अधिक नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार होता है उनके पास, अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी? बताएंगे। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी? तो नोट करना दोस्तों, ये आपकी जिला। बुनियादी क्षेत्रीय इकाई सबसे मेन क्या होता है? जिला होता है। जो जिले का कौन होता है? मेन कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो नोट करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका होता है? आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए, अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित? बताएंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो नोट करना दोस्तों, एक गोदावरी नदी पर स्थित है। बबली प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके एग्जाम्स के लिए अभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें किसके समय लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दोस्तों औरंगजेब के समय। शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें औरंगजेब के समय में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ? बताएंगे। निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ? तो ये हुआ दोस्तों, एशिया में सबसे बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए कहीं पर औद्योगिकरण, तो जापान में हुआ है। बहुत आगे है टेक्नोलॉजी हर काम में जापान। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट। एशिया में जापान ही ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा औद्योगिकरण हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कौन सा? बताएंगे।
निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो कहाँ से निकलती है? देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती है आंगसी ग्लेशियर, अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। वो कहाँ पर है? तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में स्थित है या आंगसी ग्लेशियर, और वहाँ से निकलती है। और ये तिब्बत से होते हुए ये नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। और इसकी अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो ये इसकी 3848 किलोमीटर लंबाई, याद रखना 3848 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और ये तिब्बत होते हुए भारत और बांग्लादेश में बहती है नदी। अगला प्रश्न देखिएगा, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट करना। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, जीवतराम भगवान दास कृपलानी, ठीक है ना। 58वें अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके एग्जाम्स के लिए आला। चलिए, और एक और चीज याद रखिएगा, जो कृपलानी थे, जे.बी. कृपलानी, वो गांधीवादी विचारधारा के समर्थक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंपोफोर्मिया की संधि किन देशों के मध्य हुई थी? बताएंगे। कंपोफोर्मिया की संधि इनमें से किन देशों के मध्य हुई थी? तो नोट करना दोस्तों, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी कंपोफोर्मिया की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो इन्होंने हराया था मोहम्मद गौरी को। किसको हराया था? गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, स्ट्रेट घोष की नियुक्ति किसने की? बताएंगे। स्ट्रेट घोष की नियुक्ति किसने की? तो ये की थी दोस्तों यवन ने। स्ट्रेट घोष यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता है। किनको कहा जाता था? यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? बताएंगे। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? VIMP क्वेश्चन है, तो नोट करना दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवरामन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो कि क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो नोट कर लेना, 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी और बात की जाए मुख्यालय की तो ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो नोट करना दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये कब से कब तक रहे थे? तो ये 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 कब तक रहे थे? 28 फरवरी 1856 से लेकर तो ये 21 मार्च, ध्यान रखिएगा, 21 मार्च 1862 तक भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? बताएंगे, इनमें से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, ये कहा जाता है चीनी उद्योग को। चीनी उद्योग को। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन को का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन। अगला प्रश्न देखिए, 1398 में भारत में किसने आक्रमण किया था? बताएंगे, इनमें से किसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बताएंगे। तो नोट कीजिए दोस्तों, ये किया था तैमूर ने। 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। तो दोस्तों, आज का हमारा 10वें नंबर का रेलवे एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज का वीडियो कंप्लीट होगा। नो वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिएगा। चैनल पे जो क्लास की टाइमिंग है 3 बजे आती है क्लास। एक क्लास जो ये है शाम को 7:30 बजे आती है, रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम उसके अंतर्गत, और रात को आती है 10 बजे जिसमें जीके ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है ना। 3 बजे वाली क्लास आ रही है अभी। कभी इसमें एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज हो जाती है, कभी मॉडल पेपर आ जाएंगे। अभी मैथ्स रीजनिंग के मॉडल पेपर भी हम 3 बजे ही लॉन्च करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।